नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और क्लास 12th की फिजिक्स में आज जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट सप्लाईज में एक आरएलसी पैरेलल सर्किट को किस तरह से एनालाइज करते हैं। दो प्रॉब्लम से अलग अलग डिफिकल्टी लेवल्स के सर्किट्स को सॉल्व करना जानेंगे। इस वीडियो लेसन के नोट्स एक पीपीटी के रूप में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां से आप इन्हें अपनी स्टडीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा लर्निंग वर्क पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं। हमने जाना था कि जो सिंपल पैरेलल सर्किट हैं एसी सप्लाई में जुड़े हुए, उन्हें हम फेजर डायग्राम को ड्रॉ करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फेजर डायग्राम को बनाते समय हम कॉमन वोल्टेज को हॉरिजॉन्टल रेफरेंस वेक्टर बना देते हैं और जो ब्रांचेज में अगर सिंगल एलिमेंट हो, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर, तो उनकी करंट को वोल्टेज के रिलेटिव में ड्रॉ किया जा सकता है। रेजिस्टेंस की करंट वोल्टेज के सेम फेज में आएगी, वहीं कैपेसिटर की करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी और इंडक्टर की करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती हुई वोल्टेज फेजर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल बनाएगी। जो दोनों रिएक्टिव एलिमेंट की करंट है, इंडक्टिव सर्किट की करंट IL और कैपेसिटिव सर्किट की IC, वो ऑपोजिट फेज में होने के कारण फेजर कैलकुलेशन में या वेक्टर कैलकुलेशन में सब्ट्रैक्ट होकर नेट रिएक्टिव करंट आ जाएगा और ये नेट रिएक्टिव करंट रेजिस्टिव करंट से जब क्वाड्रेचर 90 डिग्री एंगल पोजीशन पे होता है तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो हाइपोटेनस या डायगोनल है उसके रूप में दोनों करंट का समेशन, सप्लाई का टोटल करंट निकाल सकते हैं और सप्लाई करंट हमारी सप्लाई वोल्टेज से जो एंगल बना रही है फेज डिफरेंस एंगल, उसकी भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब हमने वोल्टेज को हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे लिया था और करंट उसके सेम फेज में हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया था, इंडक्टिव करंट और कैपेसिटिव करंट का नेट डिफरेंस रेजिस्टेंस करंट से क्वाड्रेचर, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस की थ्योरम लगाकर सप्लाई का जो मेरा करंट है उसके स्क्वायर को रेजिस्टेंस के करंट जो बेस का स्क्वायर है और ये जो परपेंडिकुलर दोनों रिएक्टिव सर्किट के करंट का डिफरेंस है उसके स्क्वायर के समेशन के तौर पे समझा जा सकता है। स्क्वायर रूट लेने से हमें सप्लाई का करंट प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रहे यहाँ रेजिस्टेंस सर्किट में करंट V/R, इंडक्टिव सर्किट में करंट V/XL, XL इंडक्टिव रिएक्टेंस है, प्रेडिंग प्रतिघात है। जैसे हम रेडियन पर सेकंड में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दी हुई है उसे सेल्फ इंडक्टेंस L से मल्टीप्लाई करके ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से कैपेसिटिव सर्किट का करंट V/XC होगा, जहां XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस धारतीय प्रतिघात 1/ωc से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं और इस सारी थ्योरी को समझ लेते हैं। एक सरल RLC सर्किट में सिंगल एलिमेंट अकेला R, L और C सप्लाई के साथ पैरेलल जुड़े हुए हैं तो हमारे सर्किट में एक आइडियल 100 ओम का रेजिस्टेंस, एक 0.15 हेनरी का शुद्ध प्रतिघात और एक 100 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से पैरेलल जुड़े हुए हैं। पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालना है, उसके लिए हमें सर्किट का टोटल करंट निकालना होगा। सर्किट का सप्लाई करंट पता करने के लिए हमें तीनों ब्रांच के इंडिविजुअल करंट्स मालूम करने होंगे और उनके फेजर समेशन से सप्लाई करंट ज्ञात हो जाएगा। यहाँ इंडक्टर का सर्किट करंट IL ज्ञात करने के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस की कैलकुलेशन हम XL = ω/L फॉर्मूले से कर सकते हैं और ओमेगा 2πf लिखें तो प्रेडिंग प्रतिघात XL हो जाएगा 2πfL। F की जगह सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज जो हमें दी हुई है और सेल्फ इंडक्टेंस 0.15 हेनरी से ये कैलकुलेशन की तो इंडक्टिव सर्किट का रिएक्टेंस प्रेरणिक प्रतिघात 47.13 ओम आ गया है। इसी तरह से कैपेसिटर सर्किट का करंट IC ज्ञात करने के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस धारतीय प्रतिघात 1/ωc फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ओमेगा 2πf है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी F 50 हर्ट्ज और कैपेसिटेंस की वैल्यू 100 माइक्रो का ये 10⁻⁻6 डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमेरेटर में +6 पावर के साथ आ जाएगा। कैलकुलेशन करने पे ये रिजल्ट 31.83 ओम प्राप्त हो जाएगा। प्योर रेजिस्टिव ब्रांच में V/R फॉर्मूले से करंट आ जाएगा IR और 230 वोल्ट 100 ओम में 2.3 एम्पियर जो करंट बनाएगी वो वोल्टेज के सेम फेज में फेजर डायग्राम में आएगा। वहीं इंडक्टिव रिएक्टेंस जो 0.15 हेनरी का 50 हर्ट्ज सप्लाई पे हमने 47.13 ओम निकाला था उसमें करंट आ जाएगा V/XL फॉर्मूले से 230 वोल्ट हमारी सप्लाई वोल्टेज रखने पर 4.88 एम्पियर और ये इंडक्टिव सर्किट का करंट सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री एंगल से लैग करेगा
हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू 31.83 ओम निकाल ली है और कैपेसिटेंस के रिएक्टेंस में करंट हो जाएगा V/XC और कैपेसिटर करंट 230 सप्लाई वोल्टेज के साथ 7.226 एम्पियर वोल्टेज से 90 डिग्री लीड फेजर पोजीशन पे प्राप्त हो गया है। यहाँ अगर हम देखें कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस की तुलना में कम है तो कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट है वो ज्यादा आएगा और जो करंट ज्यादा होगा वो नेट रिएक्टिव करंट हो जाएगा। तो ये सर्किट जिसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कम है या कैपेसिटर सर्किट में एडमिटेंस पार्ट ज्यादा है तो इस सर्किट की नेचर कैपेसिटिव हो जाएगी। हमने R, L, C तीनों में करंट रेस्पेक्टिवली R में 2.3 एम्पियर, L में 4.88 एम्पियर और कैपेसिटर में 7.226 एम्पियर प्राप्त कर लिया है। तो सबसे बेहतर तरीका होगा इस सर्किट का करंट फेजर डायग्राम बनाना और वोल्टेज को हॉरिजॉन्टल रेफरेंस फेजर बनाते हुए, क्योंकि वोल्टेज कॉमन है तो इस रेजिस्टेंस सर्किट की 2.3 एम्पियर करंट वोल्टेज के सेम फेज में आएगी। इंडक्टिव सर्किट की करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4.88 एम्पियर आ गई है और वहीं कैपेसिटर सर्किट की ये 7.226 एम्पियर करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती हुई आई है और फेजर डायग्राम साफ बता रहा है कि कैपेसिटिव और इंडक्टिव करंट ऑपोजिट फेज में आने से नेट रिएक्टिव करंट बड़ी मैग्नीट्यूड में से छोटा मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट होकर 2.346 एम्पियर आ जाएगी। तो अगर मैं इन दोनों करंट का टोटल यहाँ एक एमीटर से करंट मेजर करूं तो उस करंट का मैग्नीट्यूड 2.346 एम्पियर आ जाएगा और ये रिएक्टिव करंट कैपेसिटिव नेचर का रेजिस्टेंस के करंट से क्वाड्रेचर एंगुलर पोजीशन पे आया है। तो जब हम इनकी वेक्टर समेशन करेंगे या फेजर समेशन करेंगे तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है रेजिस्टेंस करंट और रिएक्टिव करंट का, उसका डायगोनल मेरा सप्लाई करंट होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में बेस रेजिस्टेंस करंट 2.3 एम्पियर है और परपेंडिकुलर रिएक्टिव करंट 2.346 है और इन दोनों की पाइथागोरस कैलकुलेशन से सर्किट का टोटल करंट कैलकुलेशन करने पर आ गया है 3.285 एम्पियर। ध्यान रहे ये जो कैलकुलेशन है वो सिंपल नंबर की अर्थमेटिक नहीं है, बल्कि यहाँ हमें जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज फेजर होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और फेज एंगल दोनों होते हैं तो उन्हें वेक्टर कैलकुलेशन से करना होता है। हम इस करंट का सप्लाई वोल्टेज से फेज डिफरेंस एंगल भी पता कर सकते हैं क्योंकि रिएक्टिव करंट में कैपेसिटर करंट मैग्नीट्यूड में ज्यादा था, इंडक्टिव करंट कम था, नेट रिएक्टिव करंट कैपेसिटिव था। तो इस सर्किट की नेचर कैपेसिटिव नेचर है और करंट लीड करेगा। इस लीड एंगल की कैलकुलेशन जो करंट फेजर का वोल्टेज फेजर के बीच में फेज डिफरेंस एंगल है वो की जा सकती है। अगर वोल्टेज फेजर के साथ करंट फेजर का फेज डिफरेंस एंगल फाई है तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम 10 फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस नेट रिएक्टिव करंट और रेजिस्टेंस करंट के रेशो के तौर पे 10 फाई की वैल्यू 1.02 पाते हैं और 1.02 का 10 इनवर्स लेने के बाद हमें करंट फेजर और वोल्टेज फेजर के बीच में फेज डिफरेंस 45.57 डिग्री प्राप्त हो गया है। और क्योंकि सर्किट में कैपेसिटिव करंट की डोमिनेंस है, सर्किट की नेचर कैपेसिटिव है, तो करंट वोल्टेज से लीड करेगा। हम सर्किट के करंट और सप्लाई वोल्टेज की मदद से उस पूरे सर्किट की इंपीडेंस पता कर सकते हैं और पूरे सर्किट की इंपीडेंस V अपॉन टोटल करंट अगर हम न्यूमेरिकली देखें तो वो 70 ओम आ गई है और इस फेज डिफरेंस एंगल से इंपीडेंस को हम 70 एंगल -45.57 डिग्री मेंशन करेंगे, जो ये बता रहा है कि कैपेसिटिव नेचर का इंपीडेंस है और करंट लीड करता है। इंजीनियरिंग स्टडीज में सभी प्रकार के पैरेलल RLC सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम एडमिटेंस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम एक एडमिटेंस ट्रायंगल बनाते हैं। जो हमारे सर्किट में एडमिटेंस कंसेप्ट है वो सर्किट के इंपीडेंस का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल है और एडमिटेंस को हम एक सिंबल कैपिटल Y से इंडिकेट करते हैं। और एक एसी सर्किट में जहां रेजिस्टेंस करंट फ्लो की ओपोजिशन थी वहीं एडमिटेंस करंट फ्लो की इजीनेस है। अर्थात एक सर्किट में एडमिटेंस सर्किट के फेजर करंट और फेजर वोल्टेज का रेशो है। हम एडमिटेंस को इन दिनों साइमन यूनिट में मेजर करते हैं। ध्यान रहे ओम का पूरा नाम साइमन ओम था, तो कैपिटल S, उससे हम एडमिटेंस की यूनिट साइमन बोलते हैं। पुराने जमाने में ओम को उल्टा स्पेल करके महो और इस तरह से ओम का उल्टा प्रतीक बना के हम एडमिटेंस की यूनिट पढ़ते थे, लेकिन इन दिनों साइमन ज्यादा प्रचलित यूनिट है। हम इंपीडेंस को रेजिस्टेंस
और रिएक्टेंस के रियल और इमेजिनरी पार्ट के रूप में रेक्टेंगल फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं और इसका उल्टा जब एडमिटेंस करेंगे तो एडमिटेंस का ये रूप आ जाएगा। यहाँ जो एडमिटेंस का रियल पार्ट है जी, उसे हम कंडक्टेंस, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसे ससेप्टेंस कहते हैं। और अगर हमारे पास पैरेलल में बहुत सारी ब्रांचेज हो तो उन सब के जो एडमिटेंस अगर हम रेक्टेंगल फॉर्म में निकाल लेते हैं तो पूरे सर्किट का टोटल एडमिटेंस एक सिंपल समेशन से रियल पार्ट से कंडक्टेंस की कैलकुलेशन और ससेप्टेंस से जो ये बी पार्ट है वो ससेप्टेंस है। ध्यान रहे ससेप्टेंस पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। तो जो नेट रिएक्टिव पार्ट है ससेप्टेंस, वो एल्जेब्रिक साइन देखकर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पैरेलल आरएलसी सर्किट को समझने के लिए जो एडमिटेंस की कंसेप्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है और किसी सर्किट के एडमिटेंस को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रियल पार्ट जी और इमेजिनरी पार्ट बी से डिनोट कर सकते हैं। इमेजिनरी पार्ट के आगे जे लगा सकते हैं और रिएक्टिव पार्ट का साइन प्लस या माइनस दोनों हो सकता है। यहाँ जी जो कंडक्टेंस है और बी जो ससेप्टेंस है और एडमिटेंस जिसे हमने वाई से डिनोट किया है, इन तीनों की यूनिट साइमन है। यहाँ जो ससेप्टेंस बी है वो अगर प्लस जे टाइप है, उसका साइन पॉजिटिव है तो वो कैपेसिटिव ससेप्टेंस है। वहीं अगर ससेप्टेंस का साइन नेगेटिव है, माइनस जे है, तो वो इंडक्टिव ससेप्टेंस होगा। हिंदी में ससेप्टेंस को अधिकल्पित प्रवेश्यता कहते हैं, जी को चालकत्व कहते हैं और ये जो वाई एडमिटेंस है ये प्रवेश्यता कहलाता है। तो प्रवेश्यता का जो इमेजिनरी पार्ट है वो अधिकल्पित प्रवेश्यता ससेप्टेंस अगर इंडक्टिव नेचर का है, प्रेरणिक प्रकार की अधिकल्पित प्रवेश्यता है, नेगेटिव जे से इसे डिनोट करेंगे इंडक्टिव ससेप्टेंस को। तो हम कह सकते हैं कि एक एडमिटेंस का रियल पार्ट कंडक्टेंस है और ससेप्टेंस प्लस या माइनस जे टाइप का हो सकता है और इसे रेक्टेंगल फॉर्म के बजाय हम मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्मेट में पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारा ससेप्टेंस कैपेसिटिव प्लस जे टाइप है तो उसका एडमिटेंस एंगल भी पॉजिटिव होगा और अगर ये इंडक्टिव ससेप्टेंस है माइनस जे टाइप तो उसका एडमिटेंस एंगल नेगेटिव होगा। एक बार अगर हमें किसी सर्किट का एडमिटेंस मालूम हो तो उसका इंपीडेंस एडमिटेंस को इन्वर्स करके प्राप्त किया जा सकता है। सर्किट एनालिसिस के लिए एडमिटेंस को एक ट्राइंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और एडमिटेंस का जो रियल पार्ट है कंडक्टेंस उसे हॉरिजॉन्टल रियल एक्सेस पे डिनोट करते हैं। जो कैपेसिटिव ससेप्टेंस है, धारतीय अधिकल्पित प्रवेश्यता है प्लस जे टाइप, उसे एंटी क्लॉकवाइज वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ डिनोट करते हैं और जो प्रेरणिक अधिकल्पित प्रवेश्यता है इंडक्टिव ससेप्टेंस माइनस जे टाइप, उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे माइनस जे टाइप डिनोट करते हैं। और अगर किसी सर्किट में दोनों प्रकार की ससेप्टेंस हो तो नेट ससेप्टेंस बड़ी में से छोटी का डिफरेंस आ जाएगा और ये कैलकुलेशन आप देखिए रिएक्टेंस जैसी है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस प्लस जे टाइप था तो इंडक्टिव ससेप्टेंस माइनस जे टाइप है। और अब आप एक एडमिटेंस को जिसका रियल पार्ट कंडक्टेंस और इमेजिनरी पार्ट प्लस या माइनस दोनों जे टाइप का हो सकता है, नेट ससेप्टेंस बी हो गया है, तो हम प्रवेश्यता को चालकत्व और अधिकल्पित प्रवेश्यता इस रूप में रेक्टेंगल फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। और अगर हमें दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट मालूम हो तो हम पाइथागोरस कैलकुलेशन से एडमिटेंस का मैग्नीट्यूड और हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से ये जो एंगल है एडमिटेंस एंगल, उसकी कैलकुलेशन भी tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस ससेप्टेंस अपॉन कंडक्टेंस करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मेरा ससेप्टेंस नेट माइनस जे टाइप है तो यहाँ एडमिटेंस एंगल भी नेगेटिव होगा, अर्थात G की तुलना में Y क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। हम एक एडमिटेंस ट्रायंगल को बहुत आसानी से करंट फेजर ट्रायंगल में बदल सकते हैं। एक एडमिटेंस ट्रायंगल में रियल पार्ट कंडक्टेंस और इमेजिनरी पार्ट माइनस जे टाइप इंडक्टिव ससेप्टेंस और प्लस जे टाइप कैपेसिटिव ससेप्टेंस से अगर आप नेट ससेप्टेंस निकाल चुके हैं तो कंडक्टेंस और ससेप्टेंस के वेक्टर समेशन से एडमिटेंस की एडमिटेंस एंगल के साथ पोजीशन आ गई है। अब अगर हम घूमते हुए वोल्टेज फेजर को जो कॉमन है पैरेलल सर्किट में हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे रोकते हैं तो अलग अलग एडमिटेंस कंपोनेंट की वोल्टेज उनके रेस्पेक्टिव वेक्टर पोजीशंस के अलोंग आती है। अर्थात एक सर्किट के प्योर रेजिस्टेंस पार्ट को कंडक्टेंस से जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे शो करेंगे तो रेजिस्टिव पार्ट का करंट जी के अलोंग आएगा और जी क्योंकि वी की डायरेक्शन में है तो हम कहेंगे कि एक रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में है। इसी तरह से अगर वोल्टेज को हॉरिजॉन्टल रेफरेंस में रखा हुआ
हुआ है तो इंडक्टिव ससेप्टेंस का करंट इंडक्टिव ससेप्टेंस की वेक्टर लाइन में -j लोकेशन में जब आएगा तो वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता हुआ होगा। वहीं कैपेसिटर का जो ससेप्टेंस है वो +j टाइप है। जब उसे हमने यहाँ वर्टिकल लाइन पे ऊपर की तरफ वेक्टर लोकेट किया हुआ है और वोल्टेज को हॉरिजॉन्टल लाइन पे रोका हुआ है तो कैपेसिटर की करंट कैपेसिटिव ससेप्टेंस के अलोंग वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती हुई आ गई है। नेट ससेप्टेंस का करंट नेट ससेप्टेंस की लाइन के अलोंग आ गया है और जो सर्किट का टोटल करंट है वो टोटल एडमिटेंस के अलोंग आ जाएगा। तो जो एंगल G और Y में है, कंडक्टेंस और एडमिटेंस में है, एडमिटेंस एंगल, वही वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस एंगल हो जाएगा। अर्थात ये जो एडमिटेंस ट्रायंगल है GBY वही रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और सप्लाई या टोटल करंट, एडमिटेंस की करंट का करंट फेजर ट्रायंगल बन जाएगा। हमने देखा कि कंडक्टेंस, ससेप्टेंस और एडमिटेंस का बना हुआ ये जो राइट एंगल एडमिटेंस ट्रायंगल है वही करंट फेजर डायग्राम बन जाता है और हमें सप्लाई का या सर्किट का करंट एडमिटेंस के अलोंग प्राप्त हो जाएगा जब हमने वोल्टेज को हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे रखा था और वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगुलर फेज डिफरेंस है वो एडमिटेंस एंगल की कैलकुलेशन से आ जाती है। हम किसी भी एडमिटेंस को जो इंपीडेंस का इनवर्स है उसे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये जो कॉम्प्लेक्स रियल G और इमेजिनरी B प्लेन है उसमें लोकेट कर सकते हैं और जो एडमिटेंस की वेक्टर पोजीशन आती है उसके अलोंग सर्किट के करंट्स आ सकते हैं। और पैरेलल में अगर बहुत सारे एडमिटेंस हो तो उनका समेशन रिजॉल्व कंपोनेंट की मदद से करना आसान है और रिजल्टेंट करंट रिजल्टेंट एडमिटेंस के अलोंग आ जाता है। एक छोटी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अभी करते हैं तो ये कंसेप्ट बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाएगी। इस तरह से एक से ज्यादा एलिमेंट के सीरीज कॉम्बिनेशंस को आप आपस में पैरेलल कनेक्ट करके सप्लाई वोल्टेज से जोड़कर सप्लाई करंट की कैलकुलेशन इंजीनियरिंग एग्जाम्स में कॉमन है, लेकिन 12th की फिजिक्स के लेवल से ये ऊपर की बात है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट का टॉपिक है। हमारे एक सर्किट में 50 ओम के रेजिस्टेंस के साथ 0.318 हेनरी का RL सर्किट है। वहीं एक दूसरी पैरेलल ब्रांच में 75 ओम के साथ 159 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर का एक RC कॉम्बिनेशन है और इन दोनों को पैरेलल में एक कॉमन सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज से जोड़ा हुआ है। तो RL सर्किट का करंट लैग करता हुआ I1 और RC सर्किट का सप्लाई वोल्टेज से लीड करता हुआ करंट I2 जब फ्लो करेगा तो टोटल सप्लाई करंट इन दोनों के वेक्टर या फेजर सम से प्राप्त होगा। इसकी कैलकुलेशन करनी है। सभी करंट कैलकुलेशन के लिए अगर इंडक्टेंस हेनरी में और कैपेसिटेंस फेरड में हो तो उनके इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, प्रेरणिक प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात हम कैलकुलेट कर लेते हैं। XL इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला है ω_L ω2πf f 50 हर्ट्ज हमें दी हुई है। L 0.318 हेनरी जब हम रखते हैं तो ये आसानी से कैलकुलेट होने वाले फिगर रिजल्ट 100 ओम आ गया है। इसी तरह से 159 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर का 1/ωc फॉर्मूले से कैपेसिटिव रिएक्टेंस धारितीय प्रतिघात आ जाएगा। ओमेगा की जगह 2πf, f की जगह 50 हर्ट्ज। 159 माइक्रो का 10⁻⁻6 मल्टीप्लायर न्यूमरेटर में 10⁻+6 हो गया और ये कैलकुलेशन भी जब हम करेंगे तो एक आसान फिगर 20 ओम आ गया है। पैरेलल सर्किट्स को हमें एडमिटेंस मेथड से सॉल्व करना चाहिए और एडमिटेंस सर्किट के इंपीडेंस का इनवर्स होता है। तो पहले सर्किट के इंपीडेंस में रियल पार्ट 50 ओम का रेजिस्टेंस है और रिएक्टिव पार्ट 100 ओम का इंडक्टिव रिएक्टेंस +j टाइप है। और इसे जब हम इनवर्स करते हैं तो इनवर्स करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीके में हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट का रियल और रिएक्टिव पार्ट का मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ रिएक्टिव पार्ट का साइन डिफरेंस होता है। तो यहां नीचे a+b और a-b का फॉर्मूला a² - b² हो जाएगा और जब हम b का स्क्वायर करेंगे तो वो j² 10,000 आएगा और j² -1 के साथ है तो -b² + 10,000 हो जाएगा। ऊपर जो कॉन्जुगेट है वो एज इट इज आएगा और ध्यान रहे कॉन्जुगेट का साइन ऑपोजिट है, नीचे एक रियल नंबर आ गया है, ऊपर कॉन्जुगेट ऑपोजिट इमेजिनरी साइन का है। तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस के साथ इंपीडेंस था वो तो +j टाइप था, लेकिन एडमिटेंस -j टाइप आएगा और कैलकुलेशन करने पर 50 में 12,500 का रेशो हमारा जो एडमिटेंस का रियल पार्ट है कंडक्टेंस G वो 0.004 साइमन आ गया है और जो ससेप्टेंस पार्ट है इंडक्टिव ससेप्टेंस -j टाइप 0.008
आ गया है। हम इस रेक्टेंगल फॉर्म को कैलकुलेटर की मदद से पोलर में बदल सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर है, उसमें पोल फंक्शन को कॉल किया और पहला इनपुट 0.004 कॉमा लगा के नेगेटिव 0.008 दूसरा इनपुट दिया, ब्रैकेट बंद किया, इक्वल टू दबाया तो एडमिटेंस का मैग्नीट्यूड आ गया और रिकॉल 10 किया तो एडमिटेंस का एंगल आ गया है। साइमन यूनिट में एडमिटेंस रेक्टेंगल और पोलर दोनों फॉर्म में प्राप्त हो गया है। अब जरा दूसरे इंपीडेंस का एडमिटेंस निकालने के लिए इन्वर्स करने के तरीके को दूसरी तरह से समझते हैं। हमने जो 75 ओम और 20 ओम कैपेसिटेंस रिएक्टेंस वाला इंपीडेंस था, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का इमेजिनरी पार्ट साइन -j होता है, उसे पोलर फॉर्म में बदल दिया है कैलकुलेटर की मदद से। और पोलर में जब हम डिवीजन करते हैं तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड का डिवीजन करने पे 1 में 77.6 जो इस इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड आया था, डिवीजन करने पे एडमिटेंस का मैग्नीट्यूड साइमन में आ गया है 0.012887 साइमन। और ये साइन नेगेटिव जब ऊपर जाएगा तो देखिए आप पॉजिटिव हो गया है। जब हम इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे तो उस ससेप्टेंस पार्ट है एडमिटेंस का, वो +j टाइप आएगा। तो इंपीडेंस और एडमिटेंस में इमेजिनरी पार्ट के साइन ऑपोजिट हो रहे हैं, ये हमें मालूम चल रहा है। जब किसी सर्किट को एडमिटेंस मेथड से सॉल्व करते हैं तो अलग अलग ब्रांच के जो एडमिटेंस आए हैं उन्हें जोड़कर हम टोटल एडमिटेंस निकाल सकते हैं। और जब फेजर क्वांटिटीज का समेशन करते हैं तो हमें रेक्टेंगल फॉर्म चाहिए। एक एडमिटेंस y1 हमें रेक्टेंगल फॉर्म में कैलकुलेट हो गया था और दूसरा एडमिटेंस हमने पोलर फॉर्म में जो प्राप्त किया था उसे रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एडमिटेंस का जो रियल पार्ट है ग्रीन हाईलाइट में, रियल पार्ट से रियल पार्ट जोड़ के कंडक्टेंस पार्ट से जोड़ करके दोनों पैरेलल ब्रांच का रिजल्टेंट कंडक्टेंस प्राप्त कर लेंगे। ग्रीन हाईलाइट में सर्किट के कंडक्टेंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जो हमारा ससेप्टेंस पार्ट है वो इंडक्टिव सर्किट का -j टाइप है और कैपेसिटिव सर्किट का +j टाइप है। तो इनका समेशन करते समय हमें ऑपोजिट साइन के ससेप्टेंस को सब्ट्रैक्ट करना होगा और बड़े मैग्नीट्यूड से जब मैंने छोटे मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट किया तो ये डिफरेंस आ गया है 0.00467 और उसका साइन आ गया है -j टाइप। रेक्टेंगल फॉर्मेट में जो मेरा एडमिटेंस आया है G -jb, उसे पोलर फॉर्म में बदलकर एडमिटेंस का मैग्नीट्यूड 0.0171 साइमन और एंगल -15.7 प्राप्त कर सकता हूं। अगर हमें किसी पैरेलल ब्रांच का एडमिटेंस मालूम हो गया है साइमन यूनिट में तो किसी वोल्टेज पे उस ब्रांच का करंट हम बहुत आसानी से V/Z की बजाय Vy से कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्टेज और एडमिटेंस का प्रोडक्ट सर्किट का करंट हो जाएगा। वोल्टेज को हमने रेफरेंस फेजर लिया है, 0 डिग्री एंगल के साथ लिया है, तो जब हम पोलर फॉर्म में एडमिटेंस का पोलर फॉर्म की वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज और एडमिटेंस का प्रोडक्ट सर्किट का करंट आ जाएगा RMS मैग्नीट्यूड। एडमिटेंस का एंगल है वही करंट का फेज एंगल आ जाएगा वोल्टेज के रेफरेंस में। और अगर इंडक्टिव ससेप्टेंस के साथ माइनस एडमिटेंस एंगल का एडमिटेंस था तो करंट लैग करता हुआ हमें प्राप्त हो गया है। जो RC सर्किट है उसका भी एडमिटेंस हमने पोलर फॉर्म में प्राप्त कर रखा है, उसे सप्लाई वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई किया तो I = VY फॉर्मूले से करंट आ जाएगा। मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन से करंट का RMS वैल्यू I2 इस RC सर्किट में 2.96 एम्पियर प्राप्त हो गया है और एंगल ऐड हो गए हैं। वोल्टेज का एंगल तो रेफरेंस 0 है, तो जो एडमिटेंस एंगल है वही करंट का फेज एंगल हो गया है और RC सर्किट में करंट वोल्टेज से 15 डिग्री लीड करता हुआ I2 हमें प्राप्त हो गया है। अब हम इन दोनों करंट को रेक्टेंगल फॉर्म में बदल के भी जोड़ सकते थे और अगर हम पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट एडमिटेंस निकाल चुके हैं तो इक्विवेलेंट एडमिटेंस में इसी फॉर्मूले से VY फॉर्मूले से टोटल करंट प्राप्त हो जाएगा। दोनों ब्रांच के एडमिटेंस हमने रेक्टेंगल फॉर्म में प्राप्त किए थे, रियल पार्ट से रियल पार्ट जोड़ के और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट ऑपोजिट साइन के थे तो जोड़ते समय सब्ट्रैक्ट हो गए और हमने एडमिटेंस का रिएक्टिव पार्ट ससेप्टेंस प्राप्त कर लिया था, इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हमें करंट निकालने के लिए वोल्टेज से मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन पोलर फॉर्म में होते हैं, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लिकेशन सर्किट का टोटल करंट 3.92 एम्पियर आ गया है और जो पूरे सर्किट का एडमिटेंस एंगल है वही मेरे सर्किट का करंट भी लैगिंग नेचर का आ गया है, यानी इस सर्किट की नेचर इंडक्टिव नेचर आ गई है। करंट और वोल्टेज के बीच में ये जो फेज डिफरेंस आया है उसका कोसाइन हमारे सर्किट का पावर फैक्टर आ गया है, क्योंकि करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से तो हमारा पावर फैक्टर हो गया है 0.963 लैगिंग। हम पूरे सर्किट की कैलकुलेशन को रिवाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक इंपीडेंस ट्रायंगल किस तरह से करंट फेजर डायग्राम बन जाता है।
हमने पहले सर्किट के इम्पीडेंस को इन्वर्स करके एडमिटेंस निकाल लिया था और एडमिटेंस की पोलर फॉर्म को वोल्टेज मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करके सर्किट का करंट I1 VY से प्राप्त कर लिया था। इसी तरह से दूसरे सर्किट के इम्पीडेंस से एडमिटेंस निकाला और एडमिटेंस को पोलर फॉर्म में वोल्टेज से मल्टीप्लाई करके सर्किट का करंट I2 निकाल लिया था। दोनों एडमिटेंस को जोड़कर जो रिजल्टेंट एडमिटेंस था उसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके वोल्टेज से मल्टीप्लाई करके VY से सर्किट का टोटल करंट कैलकुलेट कर लिया था और कि दो करंट 2.05 और 2.96 अलग अलग फेज एंगल पोजीशन पे है, इसलिए उनका समेशन एक सिंपल एल्जेब्रिक सम ना होके वेक्टर सम 3.92 एम्पियर आया है। किस तरह से ये वेक्टर समेशंस कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम रिप्रेजेंट करते हैं एडमिटेंस ट्राइंगल की मदद से और किस तरह से एडमिटेंस ट्राइंगल एक करंट फेजर डायग्राम बनता है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले RL सर्किट का एडमिटेंस 0.004 हमने रियल लाइन पे मैग्नीट्यूड लिया और इंडक्टिव ससेप्टेंस -j टाइप 0.008 हमने यहाँ -j लाइन पे लिया और इन दोनों के जोड़ से पहला एडमिटेंस हमें प्राप्त हो गया। इसे हम पोलर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो एडमिटेंस का मैग्नीट्यूड 0.0089 साइमन और हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से उसका एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव 63.5 यहाँ इस चित्र में दिख रहा है। दूसरे सर्किट के एडमिटेंस का जो रियल पार्ट है G पार्ट वो 0.1245 आया और जो ससेप्टेंस पार्ट है छोटा है लेकिन +j टाइप है क्योंकि सर्किट कैपेसिटिव है, करंट लीड करता है। ऐसे सर्किट में ससेप्टेंस +j टाइप होता है कैपेसिटिव सर्किट का और वो 0.00333 हमने जब डिनोट किया तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एडमिटेंस का 0.12887 साइमन आया और वो +15 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से ऊपर 15 डिग्री एंगल के साथ आ गया है। हम दोनों एडमिटेंस का सम एक पैरेललोग्राम बनाकर भी निकाल सकते थे और रिजोल्व कंपोनेंट से हमने रिजल्टेंट रियल कंपोनेंट दोनों रियल कंपोनेंट को जोड़कर और रिजल्टेंट इमेजिनरी कंपोनेंट साइन कन्वेंशन के साथ ससेप्टेंस को जोड़ के हमने प्राप्त कर लिया और उसे पोलर में जब कन्वर्ट किया तो ये मेरे रिजल्टेंट एडमिटेंस की वेक्टर पोजीशन आ गई। जब हम घूमते हुए वोल्टेज फेजर को हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे रोकेंगे तो पहले एडमिटेंस का करंट पहले एडमिटेंस की लाइन पे, दूसरे एडमिटेंस का करंट दूसरे एडमिटेंस की वेक्टर लाइन पे आ गया है और जो सर्किट का रिजल्टेंट एडमिटेंस है उसके अलोंग सर्किट का टोटल करंट आ गया है और करंट VY एडमिटेंस के प्रोपोर्शनल है रेस्पेक्टिव करंट। तो जो एडमिटेंस डायग्राम है वही एक प्रोपोर्शनल करंट फेजर डायग्राम बन जाता है जो बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं और इस तरह के कंसेप्ट से हम किसी भी प्रकार के जटिल से जटिल RLC पैरेलल सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपकी पैरेलल सर्किट की समझ को बेहतर कर पाई है। हमारी इसी प्लेलिस्ट की मदद से आप अपने सब्जेक्ट को और इम्प्रूव कर सकते हैं और दूसरी प्लेलिस्ट की मदद से परफॉर्मेंस सुधरेगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।